fiber. But at the same time, last 2-3 years, they have asked 2 number questions and 1 number questions. And in the future perspective, again, they will ask near about 2 to 4 marks again. Okay, so first we will solve the past year questions, and then we will start my today's agenda. Okay, and then lastly we will discuss about your result and your placement concern. The I know that you all are looking for your final last semester result. So I will also highlight what are the details. I got the information from that side. Okay, so Digvijay, why you are logging from two system? I don't know. सर एक्चुअली सर इंटरनेट प्रॉब्लम है सर, लैपटॉप से भी लॉगिन किया और सर फोन से भी किया, एक से छोड़ने से दूसरे से. Okay. So first I will share my presentations. Then we will solve 2 questions. After that we will start my today's agenda. Okay. So once again, good morning to all of you. Now, as I already told, my today's agenda is discussion in optical fiber communications. But first, we will solve questions related to acceptance angle, and this question was asked in GATE 2016 set 2, right? I told many times to you, kindly find the numerical questions related to GATE, but I think you people have no time to find the questions, but it's okay. This is the questions, so please write down. The first question is question number 35 था ये 2016 set number 2 में. You can download from IISc Bangalore site, I think. And so the question is, light from the free space is incident at angle theta I. This is the theta I. Okay. To the normal of the fact of a step index large core optical fiber. Step index fiber है, right? स्टेप इंडेक्स है क्योंकि एक ही बार स्टेप हो रहा है इसलिए, राइट? द कोर एंड क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस बिकॉज़ दो मोर देन वन इंडेक्स को बोलते हैं इंडाइसेस आर n1 इक्वल टू 1.5, तो n2 शुड भी क्या होगा बकास यस सर, n1 इक्वल टू 1.5 एंड n2 इक्वल टू 1.4. कौन कोर है कौन क्लैडिंग है? so, जो ज्यादा वाला है वो कोर होगा, तो जो कम है वो क्लैडिंग होगा. हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन सही है, इसका मतलब है ना, क्योंकि yes, n1 और n2 से हम पकड़ लेंगे क्वेश्चन सही है. और आप लोगों को बोला था कि क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन आप लोग से मिला नहीं. सो इट्स ओके. सो हियर इज द कोर, हियर इज द क्लैडिंग. ये है आपका इंसिडेंट एंगल, राइट? इंसिडेंट एंगल थीटा आई. तो बोल रहा है फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा आई. थीटा आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा फॉर विच द इंसिडेंट लाइट एंगल विल बी गाइडेड इन द कोर ऑफ द फाइबर. तो देन फाइंड द थीटा आई for which the incident angle will be guided in the core of the fiber. ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग को पढ़ाया है अवकाश? यस सर. हाँ, तो प्लीज सॉल्व कीजिए. हाँ, सिंपल फॉर्मूला है, प्लीज सॉल्व एंड लेट मी नो व्हाट इज द वैल्यू. एंड दिस इज द 2 marks questions. I am damn sure this time again ask minimum 3 to 4 marks from the optical fiber. So please solve these questions. और जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा. खुशी जैन. गुड मॉर्निंग सर. हाँ आर्यन, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या अभी तक? एक मिनट, मैं अपना स्क्रीन, हाँ पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए. द क्वेश्चन अब दिख रहा है खुशी स्क्रीन? यस सर. हाँ, तो द क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 था सेट नंबर 2 में 2016 में. इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. बका सॉरी, ये स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था बेटा, बताया नहीं आपने. दिस इज स्क्रीन. आप डिक्टेट कर रहे थे ना, तो हमने लिख लिया था. हाँ. सो दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व. और जिसको पूछूंगा वो खुशी बताएगी पूरा सॉल्व करके.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम थीटा आई? आर्यन अब दिख रहा है स्क्रीन बेटा? यस सर। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लाइट फ्रॉम द फ्री स्पेस इज इंसिडेंट एट एंगल थीटा आई टू द नॉर्मल ऑफ द फेसेट ऑफ अ स्टेप इंडेक्स लार्ज कोर ऑप्टिकल फाइबर। स्टेप इंडेक्स है क्योंकि दो ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, मोर देन 2 होता तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर हो जाता। Then find the core and cladding refractive indices at n1 is equal to 1.5 and n2 is 1.4 respectively. Then calculate करना है the maximum value of theta I in degree for which the incident light will be guided in the core of the fiber. यानी TIR होना है तो उसका एंगल थीटा आई क्या होगा? रोल नंबर 40। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। 39 यस सर। दिख रहा है बेटू स्क्रीन? यस सर दिख रहा है। 38 रोल नंबर 38 रोल नंबर 37 रोल नीलकमल यस सर। दिख रहा है? यस सर। यस सर। हाँ चलिए सॉल्व करके बताइए क्या आया खुशी? ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन नहीं था, फिल इन ब्लैंक्स करना था 2 मार्क्स का। जो सॉल्व कर लिए वो चैट में डालो, जिसने सॉल्व कर लिया है चैट में डालिए। 32.54 वेरी गुड गर्मा, वेरी गुड खुशी। प्लीज रिपीट क्या करूं मैं? हाँ सबका सही है, वेरी गुड। दैट मीन्स दो नंबर आप आराम से सॉल्व कर सकते थे यदि आपने मेरा जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है, यानी आप 2 मिनट मतलब 2 मिनट का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, विद इन 1 मिनट आप सॉल्व कर सकते थे, राइट? एंड द आंसर इज, खुशी सॉल्व कर लिया? सर कर रही हूँ। हाँ करिए मैम, मैक्सिमम 1 मिनट का क्वेश्चन है मैम, बका सॉल्व कर लिया? यस सर। तो द आंसर इज दिस, जो सबका सही है। n1 is equal to 1.5, n2 is equal to 1.4. Then the maximum angle over which the incident light rays entering the fiber is called acceptance angle. पता है इसको, सबको पता है? तो मैक्सिमम एंगल क्या बनता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, बोलते हैं सॉरी एक्सेप्टेंस एंगल। और एक्सेप्टेंस एंगल का हमारा फॉर्मूला हम सब जानते हैं, sin थीटा a is equal to square root of n1 square minus n2 square. So थीटा a is equal to sin inverse square root of n1 square minus n2 square, और उसका वैल्यू हम पुट कर देना था हमें, सिंपल, राइट? और सबका वैल्यू लगभग सही आया है, जिसका मैंने देखा चैट में। जो नहीं सॉल्व कर पाए हो तो हमेशा याद रखना, जो थीटा आई यहाँ पे थीटा आई है, ये इसको जस्ट ऊपर करेंगे तो ये एक्सेप्टेंस एंगल बन जाएगा। अक्षिता रोल नंबर 1। हेलो, यस सर। तो थीटा आई का जस्ट डबल करेंगे तो एक्सेप्टेंस एंगल बन जाएगा बेटू, है ना? यस सर। और एक्सेप्टेंस एंगल का हम फॉर्मूला जानते हैं, sin थीटा a is equal to स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, और n1 एंड n2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो कभी भी क्वेश्चन म्यूट करो, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है क्या, उल्टा दे देता आपको, है ना? तो कि n1 जो कोर है बट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, गेट कर सकता है, गेट कभी भी कर सकता है ऐसा। आज नहीं, कल नहीं, परसों यदि क्वेश्चन फ्रेम मतलब चाहेंगे तो आप भी कर सकते हैं। n1 बोलेगा कि n1 इज कोर, n2 इज क्लैडिंग, और n1 1.4, n2 इज 1.5। क्या बकास ये सही होता? नो सर। तो आंसर में क्या आएगा? नन ऑफ
सो वो ये None of ml these. स्क्वायर इनवर्स ये नेगेटिव आ जाएगा, तो साइन का इनवर्स नेगेटिव नहीं नहीं हो सकता। नहीं, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो टी आई हाँ। होगा ही नहीं ना। तो Yes, आगे yes. में ऑप्शन में देता 32.58, 16.54 और नन ऑफ द अबव, तो सीधे नन Yes, ऑफ द sir. अबव होता। तो कहने का मतलब है कि आपका इस लेवल तक का आपको अब कॉन्सेप्ट है कि यू आर एबल टू डिजाइन द क्वेश्चन, और जब आप क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं ना, तो समझ लीजिए आपके इसके रिलेटेड कुछ कुछ पूछेगा ना, यू कैन सॉल्व, राइट। सो इतना सबको क्लियर है, तो मैं आगे चलूं। यदि किसी को डाउट है प्लीज मार्क इन द चैट प्लीज, यदि किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर। राहिल, रोल नंबर 41, यस सर। क्लियर है? मैं बेटा आगे चलूं? यस सर, क्लियर है। लोकेश रोल नंबर 27, यस सर। सही है बेटू? यस सर। खुशी, सॉल्व कर लिया आपने? यस सर। ओके, हेलो। तो ना, हाँ सॉल्व हो गया ना? यस सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर में चलते हैं, जो गेट में पूछा गया है 2019 में, गेट 2019 में, और यही क्वेश्चन पूछा गया है जो क्वेश्चन जो मैंने आपको ड्राइव किया था वेव मॉडल में। सो द क्वेश्चन इज इन द टेबल शोन, आप जब भी टाइम मिले तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, लिस्ट 1 है यहां दिया हुआ गेट में। एक क्वेश्चन हर बार ऐसा होता है कि लिस्ट 1 तरफ दिया जाएगा, लिस्ट 2 को, दोनों को बनेगा मैच करने के लिए। जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे लास्ट ईयर 10 इयर्स के, तो उसको आप बोलोगे हाँ सर सही बोल रहे हैं सर, कि एक क्वेश्चन हमेशा मैपिंग वाला होता है। सो एक क्वेश्चन ऐसा था, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 रिस्पेक्टिवली contain terms appearing on the left hand side and the right hand side of Maxwell equations, जो मैंने पढ़ाया है, in the standard form. Match the left hand side with the corresponding right hand side. So मैंने लास्ट क्लास में बताया था, प्रकाश लास्ट क्लास में बताया था बेटू, है ना? यस सर, सारी बताई थी। सारे बताया था, तो Yes. प्लीज आप मैच कर लीजिए और फिर हम आगे चलेंगे। मतलब आप एक बार मैच कर लीजिए, फिर हम आगे का फर्स्ट का क्यू होगा, फर्स्ट का क्यू आप मैच कर लीजिए, फिर मुझे बताइए, पूरा पहले से कर लीजिए। तो पूरा कर लिया, बी ऑप्शन होगा। हाँ, सो बी ऑप्शन होगा, वेरी गुड। सो यदि तो कभी कभी क्या होता है ना, कंफ्यूजन होता है, तो नहीं सोचना है इतना। तो सबसे पहले हटाना स्टार्ट करो ना। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसा नहीं है विकास, अभी आपने पढ़ा है तो चलो ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाएगा, पता है। तो आपको सबसे पहले एलिमिनेट करना स्टार्ट करना चाहिए। एलिमिनेट समझते हो ना बेटू, कि किसका क्या मतलब मिनिमम मुझे क्या आ रहा है, हाँ मिनिमम मुझे क्या आ रहा है। तो खुशी, सबसे मिनिमम तो सबको पता है कि डेल डॉट बी क्या होता है। डेल डॉट बी क्या होता है? क्या होता है डेल डॉट बी? खुशी, डेल डॉट बी क्या होता है? सर जीरो। तो सबसे पहले कौन कौन अब बचा हमारे लाइन में? बाकी को सबसे पहले गेट को क्वेश्चन में काट दोगी, तो कौन कौन से कट गया, हट गया हमारे लाइन से? 1, क्योंकि देखो ना थर्ड का पी है, तो थर्ड का पी किसके किस में है? सी एंड बी, है ना बेटू? यस सर। और बाकी तो नहीं रहे। तो मैं थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूं कि आगे भी आप जब सॉल्व करेंगे, चलिए तो आ रहा है, कभी कभी नहीं भी आए ना, 4 चीज में 4 नहीं आएगा आपको, हो सकता है 2 आए या 3 आए, तो एक के बेसिस पे ही आगे बढ़े। तो डेल डॉट बी इक्वल टू 0 होता है, सबको पता है। तो ये 1 एंड डी को कट कर दीजिए, है ना? यस सर। तो अब बच गया 50-50, कौन बढ़ गया करोड़पति, देखियो ना। यस सर। हाँ, तो यह 50-50 बचा। अब 50-50 में जब भी हो ना, तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है गेट में ना, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। चलो एक नहीं, एक से तो नहीं बना काम। अब दूसरा कोई एक बता दो जिसके साथ रिलेशन हो, तुम्हें पता हो कि हाँ ये सही है। तो 1 एंड क्यू, ये दोनों में सही है। यानी हमें देखो, हमें क्लियर है, नहीं भी याद है फिर भी पता चल गया कि 1 का जो रिलेशन है वो एकदम सही है, डेल डॉट डी इक्वल टू रो ही होगा। इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए वेरी गुड, 2 चीजें हमें पता चल गई। तो अब तीसरा क्या है, यदि देखा जाए तो 2 डेल क्रॉस ई, तो डेल क्रॉस ई का क्या वैल्यू होता है? मैंने कल ही बताया था, माइनस डेल बी बाई डेल टी। डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो ये दिख रहा है कि हमारा जो 2 का जो है वो आर होगा। बस ठीक हो गया, बाकी गए, क्योंकि 2 का पी एस दे दिया, इसने गलत दे दिया, राइट। सो वकास वाज राइट
कि हमारा जो रिलेशन है वो आंसर इसमें बी होगा। सबको क्लियर है? आकांक्षा क्लियर बेटा? Yes, sir. तो गेट में या जिसको भी बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे होगे, ए कौन बोल रहा है? रोल नंबर 60, रोल नंबर 60 सूर्य प्रताप, अब क्लियर है? श्रिया सी, हाँ सी, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सी कैसे हो सकता है बेटू? तो सर कंफ्यूज हो रही थी अच्छा, कोई बात नहीं, मीट करो। तो मेरा कहने का मतलब ये है श्रिया कि ये ट्रिक है कि आप कैसे, अब देखो ना, आते हुए गलत हो गया, अभी तुम परसों पढ़े थे, कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, तो हो गया ना, सब गड़बड़ हो गया, सब मतलब इतना पढ़ाने का कोई मन ही नहीं रहा। तो सबसे पहले जो आपको आता है, सिर्फ एक आता है, उसको लेके चलें, बाकी को एलिमिनेट करें और उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। दूसरा वैल्यू जैसे ही आएगा आप क्लियर हो गए, अरे दूसरा तो मुझे याद भी नहीं था, Q = 2 वाला, फिर भी सब दोनों में सेम है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वेरी गुड, एक और मुझे किसी ने बता दिया, आंसर ही बता दिया मुझे कि हाँ ऐसा है, राइट? सो ओके, सो होपफुली हाँ, गरिमा गई? Yes, sir. सही है? समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन? Yes, sir. और जब भी आप एग्जाम दे, कोई भी एग्जाम दे, तो एलिमिनेशंस करने का भी सोचें। सिर्फ ये वहां पे बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कभी भी बहादुरी ना दिखाएं, अपने बगल अगल वाले से मतलब बाइस ना हो, वो तो लगेगा कि लग रहा है कि टॉपर मेरे बगल में ही बैठा हुआ है, मतलब इस तरह से सॉल्व करेगा ना, लग रहा है जैसे कि मतलब एकदम अंधाधुंध सॉल्व करता रहेगा, अब पता चला उसका गेट में हुआ ही नहीं, क्वालिफाई नहीं हुआ, किसी एग्जाम में नहीं हुआ। तो आगे पीछे ना देखें और अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खा नहीं समझना है, एकदम डाउन टू अर्थ होके एलिमिनेशन पे भी ध्यान देना है। कम आते हुए भी ज्यादा स्कोर करने का एक ट्रिक होता है, राइट? और नहीं तो क्या होता है, सबसे ज्यादा जो बाइस करता है हमारे एग्जाम में, वो करता है आगे पीछे वाला, बगल वाला, इस तरह से सॉल्व करता रहता है, लगता है कि आज तो ये रजनीकांत यही है और यही टॉप करने वाला है, और बगल वाला देखोगे तो भी टॉप कर रहा है, भाई आप कंफ्यूज है कि कौन टॉप कर रहा है। तो इसलिए आराम से कॉन्सेंट्रेशन करें, और यदि मैं लास्ट क्लास में जब हमने किया है तब जाके कंफ्यूजन है, तो समझ सकते हैं कि गेट का कितना कंफ्यूजन होता है कोई भी कंपटीशन एग्जाम में। ओके, सो होपफुली हमने कुछ जो हमने पढ़ा उसका यूज हुआ, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर पाएंगे। हम आज के एजेंडा की तरफ चलते हैं। सो पहले मैं पढ़ाऊंगा, फिर आप लोग से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या कैसे है। तो आज का हमारा एजेंडा है डिस्पर्शन। तो लिख लीजिए, सब नोटबुक निकाल लीजिए, और आज का एजेंडा के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं डिस्पर्शन। सो डिस्पर्शन एज अ प्रैक्टिकली हाउ यू कैन एनालाइज इन ऑप्टिकल फाइबर कि डिस्पर्शन हो रहा है। सो डिस्पर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपैक्ट है इन द ऑप्टिकल फाइबर, देयर इज अ ब्रॉडिंग ऑफ द पल्स। ब्रॉडिंग द पल्स दो कारण से होता है, एक तो बताया था मैंने, ग्रुप डिले। और ग्रुप डिले क्यों होता है गरिमा? ग्रुप डिले क्यों होता है इन द ऑप्टिकल फाइबर? पीछे पेज पलटने की जरूरत नहीं है। सर ज्यादा नहीं एंटर करती हैं उस पे। हाँ, यदि डिफरेंट एंगल पे यदि लाइट इंसिडेंट करेगी, मोर देन वन लाइट इंसिडेंट करेगा एट अ डिफरेंट एंगल, तो ग्रुप डिले होगा। एंड ग्रुप डिले होने के कारण आपका पल्स ब्रॉडनिंग भी होता है, और एक और कारण है जिसके कारण पल्स ब्रॉडनिंग होती है, जिसका नाम है डिस्पर्शन, राइट? सो कभी कभी पूछा जाए कि हाउ यू कैन एनालाइज एंड व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन इज नथिंग बट दे विल प्रोवाइड द सम पल्स ब्रॉडनिंग in the optical fiber, right? Pulse broadening. So अब ये होता कैसे है? So it will appear due to two factors. कौन कौन सा factors है वो? One is absorption and second is scattering phenomenon. One is absorption and scattering phenomenon. मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि how the dispersion will appear. Always ये चीज याद रखना, कभी भी स्नैपशॉट नहीं लेने का, कभी मैं जब पढ़ाऊं तो उसको स्नैपशॉट ना लें, आप लिखें, क्योंकि मटेरियल की तो कमी नहीं है, दुनिया में मटेरियल्स की कमी नहीं है, सिर्फ टीचर ऑनलाइन और लाइव बताने का डिफरेंस होता है, और वो चीजें आपको याद रहेगी, और आप इस समय लिखेंगे तो उसकी इम्पैक्ट अलग होगी। नहीं तो क्या है, मैं तो शेयर भी कर दूंगा वीडियो, देयर इज नो मीनिंग, लॉट ऑफ वीडियोस इज अवेलेबल
नो इंटायर, मतलब कमी ही नहीं है। और हमें तो कुछ नहीं आता, हमारे से बहुत बहुत अच्छे बंदे लोग हैं जिनकी मटेरियल्स अवेलेबल हैं। बट यस, अपनी लैंग्वेज में अपना एक हम जानते हैं एक दूसरे को, तो यू कैन अंडरस्टूड कि हाँ सर जो बताएंगे थोड़ा सा मतलब मुझे हो सकता है ज्यादा समझ में आए। सो डिस्पर्सन, कभी भी आपको बोले कि हाउ यू कैन एबल टू एनालाइज कि डिस्पर्सन हो रहा है, सो ब्रॉडिंग इन द पल्स, ब्रॉडिंग इन द पल्स। सो बोलेगा ब्रॉडिंग तो दो फैक्टर होता है। यस सर, ब्रॉडिंग एक डिफरेंट इंसिडेंट एंगल के लाइट होने के कारण भी होता है एंड डिस्पर्सन के कारण होता है। नहीं समझा, बताओ थोड़ा और जैसे। तो इट्स ओके। सो डिस्पर्सन is appears in the optical fiber by the two phenomena. Factors ne, two phenomena. One is known as absorptions and second is known as scattering phenomena. Scattering and absorptions. So absorption and scattering, मैं बहुत सारे इंटरव्यू में गया तो स्कैटरिंग जरूर पूछते हैं वो। रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग में डिफरेंस तो हमेशा मैंने बताया है कि यदि इंफॉर्मेशन का साइज इतना मतलब आपको हो, मान लो इन्फॉर्मेशन साइज इतना बड़ा है और कोई वाल पे मैं चौक लिया और मारा और रिफ्लेक्ट होके आ गया, राइट, दैट इज द रिफ्लेक्शंस। बट यदि कोई लीव्स देखते हो, मतलब ट्रीज के जो लीव्स हैं उस पे आप जब लाइट पड़ती है और वो जब उसके ना लास्ट पोर्शन से टकरा के स्कैटर्ड हो जाती है, तो उसमें जो होता है लाइट का ज्यादा बड़ा वैल्यू होता है और जैसे टकरा के निकल रही है दैट इज द स्मॉलर वैल्यू, तो दैट इज स्कैटर्ड, राइट। पहले तो इन्फॉर्मेशन साइज से बता सकते हो कि स्कैटरिंग का भाई से वैसा होता है, एक में इन्फॉर्मेशन छोटा टकराने वाला बड़ा और दूसरे में उल्टा होता है, जिसे टकरा रहा है वो छोटा और इन्फॉर्मेशन बड़ा, राइट, पहला। और दूसरा कि इट इज द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, इट इज द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। और वेवलेंथ का फैक्टर क्या होता है, तो याद रखिएगा स्कैटरिंग इज इनवर्सली, पहले तो लिखो स्कैटरिंग इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ4, 1/λ4। लेकिन कहीं कहीं पे आपको जो गेट पे क्वेश्चन पूछा है 2007 या 8 बहुत पहले पूछा है, उसमें उसने दिया है फंक्शन ऑफ 1 λ⁴। तो यस लिख सकते हैं 1/λ⁴ को लिख सकते हैं λ⁻⁴। सो स्कैटरिंग पहला तो आप बताएंगे स्कैटरिंग इज द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ4। स्कैटरिंग बोलेगा नहीं थोड़ा सा और बताओ, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग में क्या डिफरेंस है। सो इन्फॉर्मेशन की साइज के अकॉर्डिंग बताना, जो टकरा रहा है वो बड़ा और जो जिससे टकरा रहा है वो बड़ा और जो टकरा रहा है वो छोटा, और इन्वर्स हो जाएगा इन द केस ऑफ स्कैटरिंग। होपफुली you understood this value। and in the optical fiber की बात बताता हूँ। in optical fiber due to impurities कुछ पॉइंट्स और छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स रह जाते हैं, बहुत छोटे in the core, so light will strikes that particles and scattered different directions, that is known as scattering phenomena inside the optical fiber। okay, now second is absorption। So absorption is मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, in this is also one type of impurity in the optical fiber, जहां पे एक पिक आ जाता था, पिक एटोनेशंस। किसके कारण आता था गरिमा, किसके कारण आता था पिक इन ऑप्टिकल फाइबर में, एटोनेशंस का पिक? तो जब हाइड्रोक्सिल आयन वो करते हैं OH- और OH- आयन बेसिकली करता क्या था, ऑप्टिकल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता था, राइट, एब्जॉर्प्शन। यस, सो लाइट के एब्जॉर्प्शन के कारण OH- जहां पे OH- आना है तो वहां पे पीक बन रहा था एटोनेशन, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, राइट, ड्यू टू इम्प्योरिटी। दिस इज आल्सो ड्यू टू इम्प्योरिटी एंड स्कैटरिंग इज आल्सो ड्यू टू इम्प्योरिटी। एंड स्मॉल पार्टिकल है, लाइट आ रही है, जैसे छोटे पार्टिकल से टकराएगा तो स्कैटर्ड हो जाएगा, राइट। एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ का जो फंक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ4 या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू λ⁻⁴ होगा। दिग्विजय, यस सर। सबको बताओ प्लीज, एक को म्यूट कर लो बेटू, सबको डिस्पर्शन बताओ। What are the impact of dispersion? Sir, in optical fiber, sir, dispersion will cause the pulse broadening, sir. Yes, very good. What are the factors involved in dispersion? Phenomena. Sir, absorption and scattering phenomena, sir. Yes, scattering. How you can define the scattering? Sir, scattering, sir. वेवलेंथ के साथ क्या फंक्शन होता है स्कैटरिंग? 1/λ4।
यानी proportional to lambda power minus lambda 4. And absorption, how the absorption has been appeared in optical fiber? So due to combination of OH negative ion. Due to OH minus ions. और इसके कारण क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर में, क्या बनता है सर वो एब्जॉर्ब करके पीक बन जाता है सर ऊपर. थैंक यू, म्यूट करो. So hopefully due to internet there is some noise, and that is the more cause of the, that's why we are communication engineer, how we can improve that noise levels in the communication channel, right? And all are related with the bandwidth of the channel, right? उसके bandwidth जो है वो अच्छे नहीं मिल रहे होंगे. That's why we are teaching. I am teaching to you optical fiber. So optical fiber का कोई alternative नहीं है. There is no alternative. Okay, so hopefully everyone understood about the dispersions. Now हम पढ़ेंगे types of dispersion. So write down types of dispersion. Please write down the types of dispersion. Types of dispersion. सबको नोटबुक में लिखिए टाइप्स ऑफ डिस्पर्सन. प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर जब पढ़ा रहे हैं ना बस वहीं तक पढ़ना है. आगे आप जिंदगी में नहीं भी पढ़ोगे ना, मैं चैलेंज किया हूं, आपको पहली क्लास में बताया था कि मैं जो पढ़ा रहा हूं यदि आप सिर्फ 1 घंटा टाइम दे देंगे आप कहीं पे भी जवाब दे देंगे. मैं डैम श्योर हूं. आप नहीं पढ़ेंगे ना फिर भी मैं बोल रहा हूं कि आप जरूर जवाब दे देंगे. सो टाइप्स ऑफ डिस्पर्शंस इज बेसिकली 2 टाइप्स, बट कॉम्बिनेशन के बाद वो 3 टाइप्स का हो जाता है. सो राइट डाउन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्पर्शंस. वन इज नोन एज मटेरियल डिस्पर्शंस. Material dispersions. Second one is known as waveguide dispersions. Material dispersions. Second one is known as waveguide dispersions. First one is known as material dispersions. Material dispersions. Second one is known as waveguide dispersions. And third one is known as chromatic dispersion. Beta. Chromatic dispersions. Chromatic dispersion is nothing but chromatic dispersion. देखो DCHROMATIC यहाँ पे dichromatic dispersions, right? So dichromatic कोई बोलेगा dichromatic क्या होता है? तो dichromatic nothing but it is the combination of waveguide and material dispersion. So write down dichromatic is equal to DWG plus D material. Dichromatic is equal to DWG plus D material. So there are 2 types, basically main types, material dispersions and waveguide dispersions. Okay, and the combination of these 2 is known as chromatic dispersions. तो resultant dispersion जो होता है वो material dispersion and waveguide dispersions का combination होता है. मेटल डिस्पर्शन क्या होता है, वेवगाइड डिस्पर्शन क्या होता है, उसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे, बट आज मेरा एजेंडा होगा मटेरियल डिस्पर्शन, राइट? सो टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन इज 2 टाइप्स, मटेरियल डिस्पर्शन एंड वेवगाइड डिस्पर्शन. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज नोन एज क्रोमेटिक डिस्पर्शन. नाउ मटेरियल डिस्पर्शन, आज मेरा एजेंडा है मटेरियल डिस्पर्शन. सो राइट डाउन मटेरियल डिस्पर्शन. एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता हूं. मटेरियल डिस्पर्शन हो, स्कैटरिंग हो, absorptions हो, waveguide dispersions हो, ये all are the very small value, related to very small value. इसलिए इसको हम weak phenomena भी बोलते हैं. weak phenomena, that means इतना छोटा वैल्यू होता है कि यदि आप दोनों का एनालिसिस करना चाहेंगे ना, मटेरियल डिस्पर्शन और वेवगाइड के डिस्पर्शन का एनालिसिस करना चाहेंगे इस टाइम पे, इसमें एनालाइज बोथ एट द सेम टाइम, वी आर नॉट एबल टू डू बिकॉज बोथ वैल्यू इज very स्मॉल. तो हम जब भी कोई डिस्पर्शन का एनालिसिस करें, वेवगाइड का या मटेरियल का, तो एक को हमें 0 मानना पड़ेगा, तब दूसरे को. इसको एनालिसिस करेंगे तो इसको रखेंगे, इसको 0 मान लेंगे, या और बाकी जितने भी लॉसेस हैं सबको हमें 0 मानना पड़ेगा, बिकॉज ऑल आर रिलेटेड टू वीक फिनोमेना, राइट? सो हम आगे चलेंगे, अभी लिखा भी है मैंने तो मैं लिखाऊंगा अभी. सो नाउ मटेरियल डिस्पर्शन इज 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज नोन एज इंट्रा. देयर आर 2 टाइप्स material dispersion, intramodal and intermodal. Intramodal and intermodal. So इंट्रा बोल रहा हूं मैं. सो इंट्रामॉडल में क्या होगा? सो जस्ट अ मिनट, आई विल आस्क इंट्रा और इंटर. अभिषेक सिंह, रोल नंबर 5. इंट्रा एंड इंटर मतलब क्या होता है बेटा?
इंट्रा एंड रोल नंबर 5 अभिषेक सिंह। वेरी गुड, बस लॉग इन करके चल दिए हैं। हिमांशु रोल नंबर 22, रोल नंबर 22 हिमांशु। Yes, sir. इंट्रा एंड इंटर, इंटर टूर्नामेंट और इंट्रा टूर्नामेंट खेला है तुमने? क्रिकेट खेलते हो? Yes, sir. अभी नहीं खेलते सर, पहले खेलते थे। पहले खेलते थे। तो इंटर टूर्नामेंट और इंट्रा टूर्नामेंट, इंट्रा टूर्नामेंट में तो क्या क्या मीनिंग होता है इंट्रा? सर जो इंट्रा होता है सर वो होता है विद इन। वेरी गुड। और इंटर? और सर जो इंटर होता है सर वो मतलब पूरा ओवरऑल जैसे मतलब। यस, मतलब मोर देन वन कॉलेजेस के बीच में जो हो, और हम कॉलेज के अंदर ही टूर्नामेंट खेलें तो उसको बोलते हैं इंट्रा, राइट? तो वेबगाइड तो ऑप्टिकल फाइबर में इंट्रा कहाँ होगा और इंटर कब होगा? यस सर। अब उस चीज को रिलेट करो ऑप्टिकल फाइबर में, इंट्रा। हाँ, इंट्रा और इंटर, ऑप्टिकल फाइबर में इंट्रा एंड इंटर का मतलब क्या होगा? सर इसमें सर जो ऑप्टिकल फाइबर में जो सर इंट्रा होगा ना सर, सर इंट्रा मोड है सर जो। हाँ, इंट्रा मोड क्या होगा? वो क्या होगा? देखो, इंट्रा मतलब मॉडल मतलब कि अपने अंदर ही, तो उसको क्या बोलेंगे बेटू? सिंगल मोड, अपने मोड में ही। और इंटर मतलब मोर देन वन, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी मोड। तो लिख लीजिए, मेटल डिस्पर्शंस इज अ टू टाइप्स, इंट्रा मॉडल एंड इंटर मॉडल डिस्पर्शंस। इंट्रा मतलब विद इन, तो सिंगल मोड। इंटर मतलब मोर देन वन कॉलेजेस, यानी मोर देन वन मोड, दैट इज मल्टी मोड। तो लिख लीजिए मेटल डिस्पर्शन। So types of dispersion is two types: material dispersion and waveguide dispersion. Combination of both is known as chromatic. And material dispersion is also divided, since today's agenda is material dispersions, so we'll divide it into material dispersion in two types: intramodal and intermodal. Intramodal मतलब single mode fiber और intermodal means multi mode fiber. ठीक है, आकांक्षा सही है? Yes, sir. यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? No, डिस्पर्सन में बता दोगे कि कितना टाइप का होता है और दोनों मिलके कौन सा बनता है, और मेटेरियल डिस्पर्सन्स कितने टाइप के होते हैं? ओके, नाउ आगे चलते हैं। सो राइट डाउन नाउ अगेन लिखो मेटेरियल डिस्पर्सन्स। मेटेरियल डिस्पर्सन आज का जो मेरा एजेंडा है, मेटेरियल डिस्पर्सन, उसके दो टाइप थे, अब उसको हम एनालिसिस करना है। लिख लो मेटेरियल डिस्पर्सन, मेटेरियल डिस्पर्सन के बाद लिख लो ब्रैकेट में लिख लो मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस। ओके, सो मैथमेटिकल एनालिसिस में लिख लो, since all the losses associated with the optical fiber, since all the losses associated with the optical fiber, all the losses associated with the optical fiber, ब्रैकेट में लिख लो scattering, absorptions, etc. is very small, is very small. So it is also known as, weak phenomena. So it is also known as weak phenomena. So it is also known as weak phenomena. Hence to analyze the dispersion, so to analyze the dispersions, क्या बताया था मैंने कि we assume that all the dispersion is zero except one. यदि मटेरियल का एनालिसिस कर रहा हूं तो मटेरियल को रखूंगा, बाकी सबको जीरो मान दूंगा। वेवगाइड का कर रहा हूं तो वेवगाइड को रखूंगा, बाकी सब जीरो हो जाए। ओके, बहुत सारे हैं लॉसेस, सिर्फ वही नहीं है, बैंडिंग लॉसेस हैं, पल्स ब्रॉडिंग के कारण जो लॉस है, बहुत सारे लॉसेस, सबको हमें जीरो करना पड़ेगा एक्सेप्ट वन। तो टू एनालाइज दिस डिस्पर्शंस वी assume all dispersion is zero except one.
नाउ मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे हम ऑप्टिकल फाइबर का डिस्पर्सन के फैक्टर में. So write down here refractive index is the function of wavelength. Here refractive index is the function of wavelength. कैसे, कौन बता सकते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ. एनीवन? तो मैं बताता हूं. विंडोज टेक्निक में आपने पढ़ा होगा, जैसे जैसे वेवलेंथ हमारा फर्स्ट विंडो से सेकेंड विंडो से थर्ड विंडो में जा रहा था तो लॉसेस कम हो रहे थे, राइट. यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ ना कुछ फंक्शन है हमारा वेवलेंथ के साथ. थ्रू वी कैन प्रूव दिस थ्रू विंडोज टेक्निक्स, राइट. विंडो टेक्निक्स में हमने देखा था 850 टू 950, 1250 टू 1350 एंड 1650, 1550 टू 1650. थर्ड विंडो में जो था हमारा एटेन्यूएशन लॉस बहुत कम था. तो राइट नाउ पहला हमारा फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, राइट. रोल नंबर 10 आर्यन. यस सर. सो फेज कांस्टेंट का वैल्यू क्या था? हमने क्या प्रूव किया था? बीटा इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा. 2 पाई बाय लैम्डा. सो फेज कांस्टेंट इक्वल टू बीटा इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा. बट यहाँ पे एक और फैक्टर आ गया है जिसको बोलते हैं एन लैम्डा. एन इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. एन इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड लैम्डा. सो लिख लीजिए. वैसे म्यूट कर लो आर्यन. बीटा इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा होता है, बट इन मटेरियल डिस्पर्शंस हमने देखा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ. हेंस phase constant is not 2 pi by lambda, but also it is the function of n lambda. So right on, this is the first equations. This is really important. हमें पता ही नहीं चलता, जब मैं पहली बार पढ़ा था तो देखा 2 pi by lambda, n lambda कहाँ से आ गया. So n lambda is nothing but is the function of material dispersion का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका वेवलेंथ जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो फंक्शन है वेवलेंथ का, इसलिए आया है. So बीटा इज इक्वल टू 2 pi by lambda n lambda. नाउ आगे चलते हैं. हमें फाइंड आउट करना है ग्रुप डिले. हमें फाइंड आउट करना है ग्रुप डिले. तो लिख लीजिए ग्रुप डिले का वैल्यू क्या होता है. एनीवन? कौन बताएगा मुझे? ग्रुप डिले का वैल्यू क्या होता है? सो राइट डाउन. ग्रुप डिले इज नथिंग बट TG इज इक्वल टू TG is equal to del beta by del omega. TG ग्रुप डिले TG is equal to del beta by del omega. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बट मेरा रिलेशन अभी ऑप्टिकल फाइबर से है, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा. ओके. नाउ सो dispersions can be calculated or material dispersion we can calculated dTg by del lambda. So please TG का वैल्यू आ गया, आपका वेवलेंथ का वैल्यू आ गया हुआ है, बीटा का वैल्यू आया हुआ है. प्लीज कैलकुलेट कीजिए. मैंने डायरेक्टली लिख दिया है बट आपको कैलकुलेट करना है, so ध्यान से दीजिएगा. बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा n लैम्डा. वेरी गुड. तो यहाँ पे TG डेल्टा बी बाई बीटा की जगह वो आ जाएगा और नीचे में dTg बाई डेल लैम्डा, राइट. तो देखो ध्यान से, एक बार डेल बाय डेल है, ये फंक्शन है 2 पाई बाय लैम्डा वाला. दूसरा बार एक बार और डेरिवेशन हुआ है, तो क्या हो गया बकास? ये क्लियर है कि ये डिस्पर्सन dTg बाय डी लैम्डा जब पुट करेंगे तो डबल डेरिवेशन आएगा या नहीं आएगा? हालांकि तो ये दो डेरिवेटिव होगा. सो दिस इज द डबल डेरिवेटिव. एंड इसको जब कैलकुलेट करोगे तो फाइनल वैल्यू आएगा. कैलकुलेट करना है सबको. डी मटेरियल राइट डाउन. डी मटेरियल इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई सी into d2n. N is the refractive index by d lambda square. By d lambda square. So
मटेरियल डिस्पर्सन का मैथमेटिकल इक्वेशन है डी मटेरियल इक्वल टू, आपको सॉल्व करना है बेटा, मैंने तो डायरेक्ट लिखा है, आपको सॉल्व करना है। डी मटेरियल इक्वल टू माइनस लेमडा बाई सी इंटू d2n by d lambda square, where n is the function of refractive index and lambda is the wavelength. Where n is the refractive index, function of refractive index, and lambda is the wavelength, right? So आप में से मुझे कौन बताएगा कि डी मटेरियल का जो फंक्शन होगा डबल डेरिवेटिव है, तो इसका नेचर ग्राफिकल व्यू क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? What is the graphical view of this d2n by d lambda square? So please सबसे पहले मुझे d2n by d lambda square के बारे में बताएं, नेचर कैसा होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे, आप लोग पहले बनाएं। In the meanwhile, write down the unit of d material dispersion is, हमेशा याद रखना, यूनिट ऑफ डिस्पर्सन, मटेरियल हो, वेवगाइड हो, सबका यूनिट जो है डिस्पर्सन का, ये कभी भी पूछ देगा, मुझे नहीं पता इस बार पूछेगा कि अगले साल पूछेगा, ये कभी भी पूछेगा। So unit of dispersion is picosecond per kilometer per nanometer. Picosecond PS by kilometer by nanometer. So picosecond per kilometer per nanometer. PS, km and m. So unit of dispersion, always remember this, picosecond per kilometer per nanometer. आज जब आप ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम ने डिजाइन किया होगा, उस समय आपके पास, सबके पास इंस्टॉल्ड है, प्लीज उसको देखिएगा, यूनिट क्या है डिस्पर्शन का, उसमें यूनिट देखिएगा, उसमें आपको दिखेगा, या पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ना, मतलब जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कर लेंगे वो काफी है। तो पिकोसेकंड पर किलोमीटर पर नैनोमीटर, ओके। तो क्वेश्चन एक लिख लीजिए पहले, फिर हम अभी नेचर देखेंगे दोनों का। मटेरियल डिस्पर्सन आज पूरा कम कम थोड़ा सा हम कंप्लीट कर लें। हाँ, क्वेश्चन एक लिख लीजिए बेटू। Find the waveguide dispersion, sorry, find the material dispersions, find the material dispersions if resultant dispersion is, if the resultant dispersion is 100 picosecond per nanometer, per kilometer per nanometer. Picosecond per kilometer per nanometer. 100 resultant dispersion is 100, and at the same time waveguide dispersion, is 40 picosecond per kilometer per nanometer. 40 picosecond per kilometer per nanometer. Okay, so calculate the material dispersions. हाँ गर्मा, क्या आया? Sir, 60. 60 क्या आया? मटेरियल डिस्पर्सन Sir, 60 picosecond per kilometer per nano. पिकोसेकंड, यस। क्या किया आपने? Sir, 100 minus 40. हाँ, क्यों किया ऐसा? क्या है एक फॉर्मूला, क्या बताया था हमने? रिजल्टेंट मतलब क्या? रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं बेटा?
The chromatic रिजल्टेंट dispersion. वेरी गुड। सो क्रोमेटिक डिस्पर्सन के वैल्यू पे आपने सीधे इसको पुट अप कर दिया और माइनस कर दिया, राइट? Yes, sir. ओके। सो अभी आपने जस्ट पढ़ा है तो आपको मतलब याद है, बट हमेशा आपको इस चीज को आपको याद रखना है, राइट? हाँ, एनीवन कोई डाउट है किसी को? वकास क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके, तो नाउ अभी आपको सबको एक टास्क दे रहा हूं मैं कि मुझे ग्राफिकल मेटेरियल डिस्पर्सन का ग्राफिकल एनालिसिस बताइए। तो द क्वेश्चन इज draw the graph for material dispersions as per equation। कौन सा था इक्वेशन? उसमें इक्वेशन आर लिख लो, डी मटेरियल का जो वैल्यू था ना उसका आर लिख लो। मैं शेयर कर देता हूं इसके नीचे। कौन कमेंट करेगा? कमेंट कौन करेगा इस पे? एनीवन? श्रिया? हाँ, कोई बोलना चाह रहे हो तो बेटा बोल देना। मैं शेयर किया हुआ ना, मुझे दिख नहीं रहा है बेटा कि कौन बोलना चाह रहे हैं। मेरा दिख रहा है ये स्क्रीन? प्रकाश दिख रहा है स्क्रीन मेरा? यस सर दिख रहा है। हाँ, चलिए कौन कमेंट करेगा? डबल डेरिवेशंस का जो ग्राफिकल होगा एनालिसिस वो कैसा दिखेगा, कौन कमेंट करेगा? एनीवन वांट्स टू कमेंट? सर जो मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना सर, वो डबल डेरिवेटिव हाँ? जब हम मैक्सिमम मिनिमम निकालते थे, यस, वैसा तो नहीं उसको कनकेविटी या हाँ वैसा ही होगा ना। मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स ही होगा ना। कैसा होता है उसका नेचर डबल डेरिवेटिव का? कनकेव या कन्वेक्स वाला। अच्छा, वेरी गुड। और कोई बताना चाहते हो? एनीवन? आकांक्षा कमेंट करो। सर मे बी वही जो वकास बोल रहा है, कनकेव होगा, कन्वेक्स। ओके, वेरी गुड। और एनीवन? गरिमा? सर हाँ बोलो बोलो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। थोड़ा स्ट्रेट लाइन और वो टिल मतलब थोड़ा सा ना घुमा हुआ स्ट्रेट लाइन सर। ओके, वेरी गुड। और एनीवन? प्लीज कमेंट, अदरवाइज मैं डायरेक्टली दिखा दूंगा तो कोई मतलब नहीं है। रोल नंबर 20, रोल नंबर 21 तो नहीं, 20 तो नहीं है ना अपनी क्लास में? 18, 19 नहीं, 20 तो है ना? रोल नंबर 21, रोल नंबर 25, रिया? रिया खजूरिया? Yes, sir. बताइए मैम, कैसा होगा d2n by d lambda स्क्वायर? आपको स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, sir. दिख रही है। हाँ, Sir, d2n। मेरे हिसाब से जैसे रैंप होता है ना वैसे ही होगा, बट थोड़ा सर्कुलर में होगा, मतलब जैसे पैराबोला होता है वैसे। ओके, वेरी गुड। सो ओके, कुछ आपने सबने अपने हिसाब से बताया। सो राइट डाउन, दिस इज द एनालिसिस। सो व्हेन यू विल ड्रॉ द d2n by d lambda स्क्वायर, तो ये ऐसा कर्वेचर होगा और ऐसा आ जाएगा। कैसा आएगा? ऐसा और ऐसा। पहले ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ 0 और फिर नीचे। सो राइट डाउन, प्लीज प्लॉट द ग्राफ। उसमें मैं बताता हूं इसका एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज माय नोट, क्लास नोट, जिसमें जैसे मैंने ये ग्राफ लिए हैं। तो लिख लीजिए। एंड हियर इज 8, पहला विंडो है होता है 850 नैनोमीटर, तो यहां लिखिए 850, 800 लिखा हुआ है, 850 लिखिए आप, 850 नैनोमीटर। दूसरा यहां पे वैल्यू जो है बेटू, यहां वाला ये वाला, ये है 1250 नैनोमीटर से 1350, बट जीरो कहां पे हो रहा है? जीरो कहां पे हो रहा है? 1270 नैनोमीटर पे। लिख लीजिए 1270 नैनोमीटर। और तीसरा 1550 नैनोमीटर। तो राइट डाउन द ग्राफिकल एनालिसिस में वाई एक्सिस पे लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाई एक्सिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरीड फ्रॉम 1.4 टू 1.54, कुछ भी हो सकता है, बट मैंने लिया है 1.4 से लेके 1.54। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी फ्रॉम 1.4 टू 1.54 एंड
एक्स एक्सिस इज वेरी, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द फंक्शन, मैंने क्या बताया था अभी, क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द फंक्शन ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द फंक्शन ऑफ, क्या बोला था बेटा, वेवलेंथ, बताया था ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हियर, वेवलेंथ इज हियर, वेवलेंथ में 3 विंडो, राइट, कौन कौन सा, फर्स्ट विंडो रिया, रिया क्या, फर्स्ट विंडो क्या होता है, कितने नैनोमीटर पे होता है, 850 नैनोमीटर, दूसरा किससे पे होता है सर 1150 to 1250, और थर्ड, सर 1550 to 1650। हाँ, तो याद रखिए सेकेंड विंडो के बारे में 1150 भी होता है, मतलब कहीं कहीं भी लिखा होगा, लेकिन नहीं, मेन होता है बेटा, लिख लीजिएगा 1250 से 1350 नैनोमीटर, राइट, 1250 से 1350, यानी 1250 से 1350 नैनोमीटर। दिस इज 850 to 950, this is 1550 to 1650. Now curvature, here curvature look like this, here and here, high to low, and this is positive, this is negative, right, this is just representations, but amplitude is different. So now through this curvature क्या दिख रहा है, कौन एनालाइज करना चाहेगा इसको, कौन बताना चाहेगा, मैं देखता हूँ who will on the line, तो आप बता पाए, so the इंसा रोल नंबर 23, यस सर। हाँ, कर्वेचर डबल डेरिवेटिव का ऐसा होगा, है ना, यस सर, यस सर। और यहाँ पे इस जगह पे क्या हो रहा है इंसा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है आपका, दिस विल बी जीरो एट, ये जीरो वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, और ये नेगेटिव है ना। जी सर। तो यहाँ जीरो कहाँ पे हो रहा है, 1270 पे। हाँ, सो 12 राइट डाउन, मेटल डिस्पर्सन इज जीरो एट 12, ये किसका फंक्शन है, मेटल डिस्पर्सन का ना। यस सर। तो मेटल डिस्पर्सन इज विल बी जीरो एट 1270 नैनोमीटर, और कहीं कहीं पे 1310 नैनोमीटर भी बताता है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। 1270 नैनोमीटर पे हमारा मेटेरियल डिस्पर्सन जो है वो जीरो हो जाता है। तो क्वेश्चन इज, इफ द, यदि एज ए इंजीनियर, एज ए इंजीनियर आपको फील्ड में गए और या आपको बताया गया कि मेटेरियल, इस एरिया में मेटेरियल डिस्पर्सन बहुत ज्यादा हाई है, तो आप कौन सा विंडो यूज करेंगे, फर्स्ट विंडो, सेकेंड विंडो और थर्ड विंडो, विच वन इज द गुड? जहाँ पे मटेरियल डिस्पर्शन हाई है। नहीं, मेटेरियल डिस्पर्सन ज्यादा चाहिए कि अब कम चाहिए मैम? मैं आ रहा हूं, आपका घर कहाँ है? बहुत ढूंढूंगा मैं। मेटेरियल डिस्पर्सन है, डिस्पर्सन ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए मैम, पहले तो ये बता दीजिए आप। कम चाहिए। कम चाहिए। कम में सबसे कम क्या होता है? जीरो, है ना? जीरो से कम तो हो ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ नेगेटिव ये है, नेचर है ना, पॉजिटिव नेचर। तो सबसे वैल्यू जो है वो सबसे छोटा वैल्यू है, वो जीरो वैल्यू होता है। सो आप बताइए कि फर्स्ट विंडो यूज करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड यूज करेंगे, कौन सा विंडो यूज करेंगे मेटेरियल? सेकंड। तो ये जो मैं प्रूफ किया हूं अभी ग्राफिकल एनालिसिस के साथ, यही प्रूफ करने के लिए आज बैठा था कि एज ए इंजीनियर, एज अप्लाइड एप्लीकेशंस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, यदि इफ यू फाउंड दैट इन ऑप्टिकल फाइबर मेटेरियल डिस्पर्सन इज वेरी हाई, तो आप क्या बोलेंगे अपने सब कोऑर्डिनेट को, जो आपके जूनियर होंगे, क्या बोलेंगे? क्या तुम्हें प्रॉब्लम क्या है बेटा, आपको ये यूज करना है, तो आप कौन सा विंडो बोलेंगे यूज करने के लिए उस दूसरे इंजीनियर को? सेकंड विंडो। आप बोलेंगे कि आप कुछ मत करो, देख लो कि मेटेरियल डिस्पर्सन जीरो है कि और कुछ फैक्टर है। आप सीधे बोलोगे बेटा आप क्या करो, ये 1270 नैनोमीटर पंप करके देखो तो मेटेरियल डिस्पर्सन कम हो रहा है क्या? यदि कम हो रहा है तो समझ में आ गया कि हाँ, मेटेरियल डिस्पर्सन के कारण ही ऑप्टिकल फाइबर में प्रॉब्लम था। बट यदि 1270 नैनोमीटर देने के बाद, सेकंड विंडो देने के बावजूद ये मेटेरियल यदि डिस्पर्सन नहीं कम हो रहा है, आप बोलेंगे नहीं, ये एंगल का फर्क होगा। बिकॉज हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि जो मल्टी मोड फाइबर में मोर देन वन इंसिडेंट एंगल बन रहा है, उसके कारण प्रॉब्लम होता है, या बेंडिंग लॉस रहा हो, मतलब फाइबर बेंड कर गया हो कहीं से, ये प्रॉब्लम है। एज इंजीनियर हमें ये मतलब फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे देख सकते हैं। यदि आपने पढ़ा हुआ है, आपके पास कंसेप्ट है, तो आप डायरेक्टली यू कैन एनालाइज, यस, if you will use the second window in optical fiber, then we can minimize the material dispersion. So which window is very best?
फॉर मटेरियल डिस्पर्सन सेकंड विंडो। Second. कंक्लूजन इज समझ में आ रहा है? कंक्लूजन समझ में आ रहा है? मैं क्यों कहां से स्टार्ट किया कहां पे आया? Yes, sir. सो एंड वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो इधर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया हूं, इधर वेवलेंथ लिया हूं, क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स में क्या था बेटू, यहाँ पे मैंने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, राइट ना बेटू? Wavelength. Yes, sir. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस। सो राइट डाउन कंक्लूजन लिख लीजिए, सबने ग्राफ बना लिया होगा तो कंक्लूजन लिख लीजिए। सो फॉर मेटेरियल डिस्पर्सन लॉस, second window is best, and at 1270 nanometer material dispersion is 0. At 1270 nanometer material dispersion is 0. Okay, now इसका हम एक टेबल बनाना चाहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। टेबल यदि मैं बनाना चाहूंगा तो 850 नैनोमीटर पे नियर अबाउट जो वैल्यू होता है वो होता है प्लस, है ना, 85 प्लस 85 1310 लिख लो। मैंने बताया था कहीं कहीं पे वैल्यू दिया होगा, लिख लो 1310 ब्रैकेट में लिख लो 1270, दोनों चलता है, दोनों वैल्यूज कहीं पे 1310 नैनोमीटर दिखाते हैं, कहीं पे 1270 नैनोमीटर दिखाता है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। 1270 नैनोमीटर से 1310 नैनोमीटर के बीच में जो डिस्पर्सन होता है, मटेरियल डिस्पर्सन, वो बहुत 0 के बराबर होता है, 0 नहीं होता, 0.1 के बराबर होता है, तो वेरी वेरी लो वैल्यू। एंड 1550 पे -20 साइन इज द ओनली द साइन, कर्वेचर साइन, बट वैल्यू 20 ही होता है, राइट? क्योंकि डी मटेरियल का जो वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करेंगे, तो लिख लीजिएगा डी मटेरियल का वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे ऑलवेज मैथमेटिकली मॉड लेते हैं, dTg by lambda, लिख लीजिए d इक्वल टू dTg by d lambda, मॉड में वैल्यू लेते हैं। तो -20 किस में बदल जाएगा हिंसा, किस में बदल जाएगा? Sir? -20 किस में बदल जाएगा? यदि मटेरियल डिस्पर्सन है, ये तो साइन है कि नेगेटिव 20 तरफ लाइज कर रहा होगा, बट वैल्यू क्या होगा ये बेसिकली 20 ही होगा। +20। तो उस समय जब आप कंफ्यूज कर रहे थे ना, दैट्स व्हाई मे भी कंफ्यूज कर रहे होंगे कि हाँ, सो बट ये सिर्फ साइन का है कि कहाँ लाइज कर रहा है, अदरवाइज हमेशा मटेरियल डिस्पर्सन कभी कैलकुलेट करें डिस्पर्सन तो मॉड लें, जरूर मॉड लें, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएंगे। सो फाइनल कंक्लूजन इज मटेरियल डिस्पर्सन कैन बी मिनिमाइज्ड if we will use the second window at the wavelength of 1270 nanometer or 1310 nanometer, somewhere mentioned. And yes, through this mathematical analysis we have proved that second window is best suitable candidate for material dispersion loss. Okay, इंसान समझ में आ गया इतना? Yes, sir. न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया जो पहले मैंने बताया? Yes, sir. और कभी आपको यदि तो ये क्रोमेटिक डिस्पर्सन क्या होता है इनसा? सर वो दोनों का सम होता है ना, वेव गाइड का और मटेरियल का। और मटेरियल डिस्पर्सन कितने टाइप के होते हैं? सर मटेरियल डिस्पर्शन हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सर इंट्रा मॉडल और इंटर मॉडल। इंट्रा मॉडल किस फाइबर में होता है? सर सिंगल मोड या मल्टी मोड? सिंगल मोड। और इंटर मॉडल होता है मल्टी मोड में। यस सर। तो होपफुली सबको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताएं, so that we can analyze again. So this is the today's discussions and this is really important for us because जितना मैंने पढ़ाया वो आपको क्लियर होना चाहिए, that is really important. बाकी चीजें तो अपनी जगह पे है। So मैं यहाँ पे लेक्चर कंक्लूड करता हूँ।